इंडियन क्रिकेट ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है और स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में इंडिया को दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो फास्ट बॉलर और दूसरा टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ और मजबूत होने की ज़रूरत है। तो उसके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट का रेड बॉल का सबसे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी 28 अगस्त से शुरू हो रहा है और अपने पुराने फॉर्मेट में जोनल सिस्टम में वापस आ रहा है, जिसमें नॉर्थ जोन की टीम की बात आज हम करने वाले हैं कि नॉर्थ जोन टीम की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, कैसी टीम दिख रही है और कितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट आपको इस बार देखने को मिलने वाली है। तो नॉर्थ जोन की कप्तानी जो कि शुभमन गिल को करनी थी, वो अब एशिया कप की टीम में आ गए हैं, तो उनकी जगह पर अंकित कुमार को कप्तान बनाया गया है, क्योंकि उनको पहले वाइस कैप्टन अनाउंस किया गया था और अंकित कुमार वो प्लेयर जो हरियाणा की कप्तानी इस सीज़न कर रहा था। टीम में बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब में से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इस सीज़न अपनी डोमेस्टिक टीम की कप्तानी कर रहा था। तो पहला रीज़न तो यह है कि उनको कप्तान बनाया गया। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत मैच्योर्ड खिलाड़ी हैं और उनके अंदर लीडरशिप की स्किल्स सेलेक्टर्स ज़रूर देख रहे होंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी 2 साल की जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत कमाल की रही है। पिछले 2 साल में रणजी ट्रॉफी में लगातार उन्होंने अच्छे सीजन्स निकाल के दिए हैं। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा की टीम को उन्होंने जिताई है और उसके अलावा जो बल्लेबाजी करने का उनका तरीका है, टेक्निक है, एज अ ओपनर उन्होंने कुछ बहुत इंप्रेसिव पारियां खेली, जिसमें खास करके मुंबई के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में जो 136 रन की पारी थी, बहुत कमाल की पारी थी। तो एक ओपनर तो कप्तान होने वाले हैं और दूसरे एंड पर उनके जोड़ीदार जो है वो शुभम खजूरिया। और शुभम खजूरिया बहुत सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल रहे हैं, 30 साल की उम्र है, लेकिन ये सीज़न उनके लिए बहुत कमाल का गया है। 679 रन 8 मैचेस के अंदर, जहां पर 4 50 लगाए, 1 सेंचुरी लगाई और बहुत सारी इंपॉर्टेंट पारियां उन्होंने इस सीज़न जम्मू एंड कश्मीर के लिए खेली। जम्मू एंड कश्मीर की टीम इस बार सेमीफाइनल तक गई, तो उसमें बहुत बड़ा रोल टॉप ऑफ द ऑर्डर शुभम खजूरिया की बल्लेबाजी का था। और इसीलिए वो प्लेयर जो एक सीज़न भी अच्छी परफॉर्मेंस करके गए हैं, उनको कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स ने रिवॉर्ड किया है। और आप इस टीम में देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर ऐसी टीम थी जो नॉर्थ जोन से सबसे ऊपर गई, बाकी कोई और टीम नहीं थी जो इस लेवल तक पहुंची। इसी वजह से जम्मू एंड कश्मीर के प्लेयर्स आपको इस स्क्वाड में और इस प्लेइंग 11 में सबसे ज़्यादा दिखेंगे। तो शुभम खजूरिया के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी की बात करें तो यश ढुल का सिलेक्शन एक बहुत अच्छा सिलेक्शन या सबसे अच्छा सिलेक्शन मैं मानूंगा, क्योंकि यश ढुल के पोटेंशियल का तो आप सबको भी पता है कि अंडर 19 इंडिया के लिए खेले थे, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आके उन्होंने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन कभी कभी होता है वो चमक धुंधली पड़ने लग जाती है। कुछ वैसा होने लग गया था यश ढुल के साथ, जब एक कंट्रोवर्सी के बीच में उनको दिल्ली की कप्तानी छोड़नी पड़ी, उनकी खुद की बल्लेबाजी भी इफेक्ट होती है। फिर जब T20 दिल्ली प्रीमियर लीग में खेलते हैं तो सवाल उनके स्ट्राइक रेट को लेकर के, उनकी हिटिंग एबिलिटी को लेकर के उठते हैं। लेकिन इस सीजन जो उन्होंने वापसी की है, रणजी ट्रॉफी में 400 के लगभग रन उन्होंने बनाए, साथ में उन्होंने जो दिल्ली प्रीमियर लीग में आके जिस तरह बल्लेबाजी की है, 2 सेंचुरी ऑलरेडी लगा चुके हैं। उसके अलावा बहुत अच्छा प्रदर्शन उनकी तरफ से दिल्ली प्रीमियर लीग में भी देखने को मिल रहा है। तो ये वो प्लेयर है जिसके पास पोटेंशियल है, जिसके पास कैरेक्टर है, जिसके पास टेक्निक है और टॉप लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है, लीड कर चुका है। फ्यूचर प्लेयर का पोटेंशियल जरूर है, तो उस प्लेयर को शामिल किया गया है, मौका दिया जा रहा है और इस टीम में नंबर 3 उनके लिए बेस्ट पोजीशन रहेगी। देन 4 नंबर की बात की जाए तो 4 नंबर पर आयुष बदोनी का नाम जब भी आता है सबके जहन में लखनऊ सुपर जायंट्स और आईपीएल की बात आती होगी, लेकिन पिछले 2 सीजन रणजी ट्रॉफी के अंदर उनका प्रदर्शन बहुत कमाल का रहा है। उनको कप्तानी दी गई, कप्तानी ली गई, बहुत कुछ हुआ दिल्ली के क्रिकेट में, लेकिन आयुष बदोनी की बल्लेबाजी और उनकी गेंदबाजी दोनों कांस्टेंट रही। इस बार सिर्फ 5 मैचेस उन्होंने खेले और 5 मैचेस के अंदर उन्होंने 500 रन बना दिए। तो ये इस सीजन की बल्लेबाजी है और पिछले सीजन भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन उन्होंने किया था। तो जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रेड बॉल क्रिकेट की काउंट की जाती है, उससे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में करके दिखाया। और दिल्ली क्रिकेट में आप देखें तो बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रही है, स्पेशली बैटिंग ऑर्डर में देखें, उसमें सबसे बड़ा कांस्टेंट अगर कोई रहा तो वो आयुष बदोनी रहे हैं। 4 नंबर पर आयुष बदोनी के बाद नंबर 5 पर अगर बात की जाए तो निशांत सिंधु भी यंग प्लेयर, डेप्यूटी थे यश ढुल के 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में। और इस प्लेयर में जो ऑलराउंड एबिलिटी है, हरियाणा के लिए खेलते हुए शायद उतने मौके नहीं मिल पाते, क्योंकि उस टीम में बल्लेबाजी भी नीचे करने को मिलती है, गेंदबाजी भी बहुत देर में आती है।
तो अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल कभी कर ही नहीं पाते। लेकिन इस सीज़न से हरियाणा में ये हुआ कि उनको T20 क्रिकेट में 4 नंबर की पोजीशन दी गई, उन्होंने 100 बना के दिखा दिया। रेड बॉल क्रिकेट में उनको 5 नंबर की पोजीशन मिली, तो परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। पिछले सीजन भी उनके बल्ले से कुछ सेंचुरीज निकली थी, इस सीजन भी उनके बल्ले से कुछ सेंचुरीज निकली। लेकिन गेंदबाजी में स्पिनर्स उनसे पहले कई और खेलते हैं, जिसकी वजह से उतना मौका उनको नहीं मिल पाता। लेकिन अगर उनको गेंदबाजी में भी मौका मिले तो इस गेंदबाज के पास पोटेंशियल है किसी भी लेवल पर अच्छी गेंदबाजी करने का, विकेट निकालने का, क्योंकि वो टॉप क्वालिटी स्पिन इनकी गेंदबाजी में है। गेंद को टर्न कराने की बात है, हवा में लटकाने की बात है, और क्लासिकल लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात जो आप करते हैं वो दिखती है। और मॉडर्न डे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के गुण भी इनकी गेंदबाजी में मौजूद हैं। तो एक ऑलराउंडर अच्छा पोटेंशियल रखता है, 5 नंबर पर इस टीम में खेल रहा होगा। उसके बाद नंबर 6 पर एक सरप्राइज है। स्क्वाड में भी जब सिलेक्शन हुआ था तब भी सरप्राइज है, और यहाँ पर भी जब खेलेंगे तो एक सरप्राइज होगा बहुत सारे लोगों के लिए। कन्हैया बादवान 22 साल का ये प्लेयर, इस स्क्वाड में आना बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइज था। लेकिन जो प्रदर्शन इस प्लेयर का रहा है, इस सीजन 3 मैचेस इन्होंने खेले, 5 पारियां थीं, जिसमें से 4 पारियों में इन्होंने अच्छे खासे रन बनाए। एक पारी में 48 थे, उसी मैच की दूसरी पारी में 64 थे, दूसरे मैच में 71 और 84 रन की। ये 4 पारियां इन्होंने खेली, और इन 4 पारियों के बेसिस पर ही इनको इस टीम में शामिल कर लिया गया है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में और कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और उन 4 पारियों में खास बात यह थी कि जम्मू एंड कश्मीर की टीम जब डिफिकल्ट सिचुएशन में थी तो नंबर 6, नंबर 7 पर आके जिस तरह से इन्होंने वो पारियां खेली, एक आधा पारी ऊपर जाके भी खेली थी। तो इस बल्लेबाज के पास पोटेंशियल किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने का है, सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट करने का। बहुत यंग है, विकेट कीपिंग बहुत अच्छी करते हैं, जिसकी वजह से इनको शामिल किया गया है। और नॉर्थ जोन में और कोई अच्छा कॉम्पीट करने वाला विकेट कीपर बैट्समैन आपको नज़र नहीं आ रहा था, वो भी एक एडवांटेज कहीं ना कहीं मिलता है। लेकिन सेलेक्टर्स जो यंग विकेट कीपर को आगे लेके आ रहे हैं, ये भी नज़र रखने लायक रहेगा। नंबर 6 पर इस टीम में बल्लेबाजी करेगा। उसके बाद नंबर 7 पर साहिल लोथरा, और स्पिन डिपार्टमेंट इस टीम का थोड़ा कमजोर नजर आएगा। साहिल लोथरा जो है वो ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, 19 विकेट लिए इस सीजन, बल्ले से भी कुछ पारियां निकली हैं, थोड़ा बहुत बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। 7 नंबर पर इस टीम में आपको बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद नंबर 8 पर अगर बात की जाए तो मयंक डागर हिमाचल के लिए खेलते हैं, और बहुत टाइम से आप इनको देख रहे हैं। इंडिया के लिए अंडर 19 भी खेले थे, आईपीएल भी डिफरेंट फ्रेंचाइजीज के लिए खेले हैं। मॉडर्न डे लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिस तरह से पकड़ के गेंदबाजी करते हैं, तेज डालते हैं, टर्न भी कराते हैं, विकेट्स निकाले हैं। इस सीजन ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही है, लेकिन अगर आप बाकी जो लेफ्ट आर्म स्पिनर डोमेस्टिक सर्किट में हैं उनके मुकाबले अगर कंपैरिजन करेंगे तो दोनों स्पिनर इस टीम में सबसे हल्के नजर आएंगे। इसीलिए निशंक बिरला की बात हुई थी कि भले ही वो चंडीगढ़ से खेलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इस सीजन बहुत ज़बरदस्त रही थी, और उनके जैसा लेफ्ट आर्म स्पिनर इस टीम में ज़रूर सेलेक्ट किया जाना चाहिए था। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इस टीम में थोड़ा कमज़ोर पक्ष नज़र आता है। अब नंबर 7 पर बल्लेबाज भी नहीं है इनके पास। अगर ये बैट्समैन के साथ जाते हैं नंबर 7 पर, तो फिर शायद ये मयंक डागर को बाहर निकाल करके साहिल लोथरा और निशांत सिंधु के रूप में 2 स्पिनर सेलेक्ट कर सकते हैं, और बाकी फास्ट बॉलर ले सकते हैं, क्योंकि बैटिंग के ऑप्शंस जो इनके पास बाहर मौजूद रहेंगे उसमें सिर्फ 2 ही प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं। एक तो शुभम रोहिल्ला इनके पास, जो शुभमन गिल के रिप्लेसमेंट के रूप में आएंगे, और दूसरा अंकित कलशी जो हिमाचल प्रदेश के लिए खेलते हैं। तो इन दोनों में से किसी प्लेयर को बीच में मिडिल ऑर्डर में फिट कर सकते हैं, और उसके बाद इनका बैटिंग ऑर्डर बन सकता है। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। 2 प्योर स्पिनर प्लस निशांत सिंधु का कॉम्बिनेशन रहता है, या फिर 2 स्पिनर इंक्लूडिंग निशांत सिंधु और साहिल लोथरा खेलते हुए दिखाई देते हैं। बट ओवरऑल आप देखें, स्पिन गेंदबाजी फिर भी आपको कमजोर नजर आएगी, और मुझे अगर तीनों स्पिनर में से पिक करना पड़ जाए कि सबसे बेहतर स्पिनर कौन है, देन आई विल से कि निशांत सिंधु इन तीनों में सबसे बेहतर स्पिनर है। उसके बाद फास्ट बॉलिंग जो इस टीम का सबसे एक्साइटिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा जो एशिया कप के स्क्वाड में सेलेक्ट हो गए तो बाहर हो गए हैं, उनकी जगह पर जो है वो 2 फास्ट बॉलर पहले ही अनाउंस कर दिए गए थे, गुरनूर बरार और अनुज ठकराल। तो ये दोनों शामिल हो जाएंगे। अब इनके पास 5 गेंदबाज हैं। इन 2 के अलावा जो है अंशुल कंबोज हैं, उसके अलावा युद्धवीर सिंह चरक हैं, और आकिब नबी जो इस सीजन रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इन 5 में से 3 पिक करने हैं। पहली चॉइस तो अंशुल कंबोज रहेंगे। अंशुल कंबोज चूंकि इंडिया खेल करके भी आ रहे हैं, और इंडियन क्रिकेट की स्कीम ऑफ थिंग्स में इन सबसे आगे भी हैं। जो उनके साथ इंग्लैंड में हुआ
वो एक भुलाने वाला सपने जैसा था। जो स्पीड आपने वहाँ पर देखी उससे कहीं बेहतर, कहीं तेज गेंदबाजी अंशुल कंबोज कर सकते हैं और इस बार दिलीप ट्रॉफी में आपको करते हुए दिखाई देंगे। अपने फुल फिटनेस पर गेंदबाजी जब करेंगे तो आपको वो स्किल भी दिखाएंगे, अपनी पेस भी दिखाएंगे। पहले गेंदबाज तो हर हाल में वो रहने वाले हैं। उसके बाद दूसरा गेंदबाज जो चुनना है उसमें युद्धवीर सिंह चरक, क्योंकि इंडिया का जो एक फास्ट बॉलर्स का कैंप लगा था वहां पर भी युद्धवीर सिंह चरक को कॉल अप किया गया था और इंडिया अब देख रही है कि कैसे पूरा फास्ट बॉलर बनाया जाए जो टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार हो। तो युद्धवीर सिंह भी उस लिस्ट में शामिल हैं, दूसरे गेंदबाज वो हो जाते हैं। अब जो तीसरा गेंदबाज चुनना है उसमें अनुज ठकराल एक यंग गेंदबाज हैं, भले ही 3 मैचेस में 21 विकेट उन्होंने हरियाणा के लिए पहले सीजन लिए थे, साथ में विजय हजारे ट्रॉफी भी उनकी बहुत कमाल की गई है। लेकिन पैकिंग ऑर्डर आप देखें तो आकिब नबी जो इस सीजन 44 विकेट लेके आ रहे हैं, 44 विकेट लेना कोई मजाक नहीं है। 20 विकेट 25 विकेट सब ले लेते हैं। फास्ट बॉलर 44 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है, जो बहुत रेयर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखने को मिलता है। और पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि जब भी आप विकेट टेकर्स की लिस्ट उठा के देखते हैं तो आपको ऊपर स्पिनर ही नजर आते हैं। इस बार भी आपको स्पिनर्स नजर आए, लेकिन जो फास्ट बॉलर सबसे ज्यादा विकेट लेके गया उसने टैली को 44 तक पहुंचाया, जो कि उनके बारे में कुछ खास चीजें दिखाता है। कई सालों से खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, बट इस सीजन उन्होंने कुछ तो खास किया है, चाहे वो उनकी आउटस्विंग गेंदबाजी हो, उसके अलावा जिस तरह से सेटअप करके कंसिस्टेंट गेंदबाजी उन्होंने पूरे सीजन करके दिखाई, तो उसका रिवॉर्ड मुझे लगता है कि उनको इस स्क्वाड में सेलेक्ट करके भी मिला है और प्लेइंग 11 में जगह दे के भी मिलेगा। उसके बाद चेंज शायद दूसरे मैच से हो सकता है कि आप कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहते हैं, बॉलर चेंज करना चाहते हैं, बट टीम जो स्टार्ट करेगी 3 फास्ट बॉलर जिसमें आकिब नबी, अंशुल कंबोज और युद्धवीर सिंह के साथ शुरू कर सकते हैं। आप लोग को क्या लगता है, गुरनूर बरार को खिलाया जाना चाहिए? गुरनूर बरार एक्सेप्शनल फास्ट बॉलर जो बाउंस के साथ पेस भी लेके आते हैं और इंडियन क्रिकेट में जो चुनिंदा गेंदबाज हैं, जो टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग में हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं और सर्टेन लेवल पर खेल रहे हैं, जिनके पास अच्छी पेस है, उसमें से एक गुरनूर बरार भी हैं। लेकिन पहले मैच में उनका जगह बनाना मुश्किल इसलिए भी है कि वो ओरिजिनल स्क्वाड में नहीं थे, वो एज ए रिप्लेसमेंट आ रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट आने वाले प्लेयर शायद वो सेकंड इन लाइन है, अगले मैच में खेल सकते हैं। पहले मैच में खेलना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, उस लिहाज से खिलाने के लिए आप उनको भी खिला सकते हैं जिस तरह के वो गेंदबाज हैं। और अनुज ठकराल भी अच्छे खासे गेंदबाज हैं, कम सैंपल साइज है, छोटा सैंपल साइज है, लेकिन गेंदबाज ये भी बहुत कमाल का है। सो मेरे हिसाब से तो नॉर्थ जोन की प्लेइंग 11 ये बनती है। आपके हिसाब से क्या बनती है और आप कौन कौन से प्लेयर पर इस टीम में नजर रखने वाले हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।